नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में चंद राजवंश का नेक्स्ट वीडियो आना है। जो चंद राजवंश की एक लंबी सी कड़ी में हमने अब तक 4 या 5 वीडियो डाल चुके हैं। अब ये नेक्स्ट वीडियो आना है कि बाज बहादुर चंद के बाद चंद वंश का इतिहास कैसे रहा। हमने कहा था कि बाज बहादुर चंद जब कत्यूरी साम्राज्य के जो अवशेष बचे थे सल्ट में, उनको वहाँ से दूर कर रहा था, उनको वहाँ से भगा रहा था। तो उसी समय तीलू रौतेली का जिक्र हुआ था, गढ़वाल की रानी का। तो उसके बाद की कहानी आपके सामने आ रही है कि किस प्रकार बाज बहादुर चंद के बाद एक विशाल साम्राज्य को उद्योत चंद ने आगे बढ़ाया था। तो चलिए, आज का टॉपिक उद्योत चंद से शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि पूरा चंद वंश का जो आज का टॉपिक है आगे तक चलता रहेगा और समाप्त भी हो जाएगा। तो 1678 से लेकर 1698 बाज बहादुर के बाद जैसे उद्योत चंद गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, गढ़वाली राजा के खिलाफ, क्योंकि शक्तिशाली तो हो ही चुके थे, गढ़वाली राजा के खिलाफ बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। बधानगढ़ दोनों की सीमा पर है, ग्वालदम का क्षेत्र है और एक गढ़ था, सेंटर था। इस वजह से उद्योत चंद ने राजा बनते ही बधानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। चूंकि इससे पहले बाज बहादुर और मेदिनी शाह के संबंध बहुत खराब हो रखे थे और बाज बहादुर गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा स्थापित कर दिया था उसने। तो यही आगे क्रम आगे बढ़ता रह गया। तो इसमें लेकिन लॉस क्या हुआ, उद्योत चंद का वीर सेनापति मैसी साहू शहीद हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैसी साहू किसका वीर सेनापति था? तो उद्योत चंद का वीर सेनापति था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 1679 में उद्योत चंद ने बधानगढ़ के अलावा गनाई, लोहबागढ़ या लोहाबगढ़ तथा चांदपुर गढ़ को भी जीत लिया। पर फिर भी वो हारा नहीं, उसका मैसी से सेनापति मैसी साहू मारा गया है, लेकिन उसके बाद भी उसने आगे विजय अपनी जारी रखी। और फिर 1680 में गढ़वाली शासक मेदिनी शाह, अभी भी मेदिनी शाह है, ने डोटी राज्य से संधि की। अतः दोनों ने, अब जब मेदिनी शाह को लगा कि यार चंद राजवंश के राजाओं को हराना बड़ा मुश्किल है, तो उसने फिर से डोटी राज्य से संधि कर ली। और डोटी राज्य से संधि की कि एक तरफ से डोटी राज्य आक्रमण करेगा, दूसरी तरफ से गढ़वाल राज्य आक्रमण करेगा, तो उद्योत चंद को सबक सिखाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, डोटी राज्य से संधि किया, तो दोनों ने उद्योत चंद के खिलाफ पश्चिम और पूर्व से मोर्चा खोल दिया। एक तरफ से उद्योत चंद ने, एक तरफ से मेदिनी शाह ने, दूसरी तरफ से डोटी राज्य ने। फिर वही कहानी, यानी बलभद्र परमार के समय की कहानी कि कत्यूरी राजा सुखाल देव ने और बलभद्र परमार ने दोनों ने मिलकर पुरुषपंत को मार डाला। वही कहानी फिर से रिवीजन हुई। तो ऐसी नौबत फिर से आ चुकी है कुल मिला के। तो ऐसे में डोटी ने चंपावत तथा मेदिनी शाह ने दूनागिरी द्वारा हाट पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों की हार होगी। उद्योत चंद ने दोनों को पराजित कर दिया। और फिर उद्योत चंद इसके बाद चंद वंश का एक शक्तिशाली राजा बन गया। और अपनी विजयों की खुशी में फिर क्या किया, 1680 में अपनी विजयों की खुशी में उद्योत चंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर चला गया कि अब उत्तराखंड क्षेत्र में उसका कोई विरोधी नहीं रहा, ये सब वो चाहता है। तो इसलिए वो प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर चले गया। तो ऐसे में डोटी के रैंका राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। जब वो प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर गया था तो डोटी के राजा ने फिर फायदा उठा दिया। कौन है, देवपाल। आक्रमण कर दिया, लेकिन उसकी हार होगी। और लेकिन उसकी हार हुई और अजमेरगढ़ की दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। अजमेरगढ़ का नेपाल में था ये अजमेर, वहां भागना पड़ा उसे। अच्छा, फिर क्या हुआ, इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। बाज बहादुर ने अजमेरगढ़ और फिर उसके बाद उद्योत चंद ने, होना था यहां पर, उद्योत चंद ने अजमेरगढ़ और फिर खैरीगढ़ को जीत लिया। अतः विवश होकर देवपाल, जो कि डोटी का राज्य है, को खैरागढ़ की संधि करनी पड़ी। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा है कि खैरागढ़ की संधि के समय चंद राजा कौन था, तो उद्योत चंद है ना, तो उद्योत चंद था। और खैरागढ़ की संधि के समय डोटी का राजा कौन था, तो देवपाल। ये भी याद रखना, जिसके तहत उसने चंद राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। अब डोटी के राजा ने चंद की अधीनता स्वीकार कर ली और प्रतिवर्ष कर देने का वचन दिया कि वो हर साल टैक्स दिया करेगा। और 1696 में वार्षिक कर न देने के कारण जब ये प्रोसेस आगे बढ़ती रही और 1696 में उसने वार्षिक कर दिया नहीं, तो तब राजा द्वारा पुनः आक्रमण कर दिया गया। इस बार फिर से राजाओं ने आक्रमण कर दिया, यहाँ चंद राजाओं ने। तो उसे सफलता न मिल सकी, अर्थात डोटी राज्य स्वतंत्र हो गया और सेनापति शिरोमणि जोशी मारा गया। ये प्रश्न पूछा है कि शिरोमणि जोशी किसका वीर सेनापति था, तो उद्योत चंद का। तो उसके अभियान तो उसने खूब कर रखे हैं, लेकिन उसका वीर सेनापति शिरोमणि जोशी डोटी राज्य से संघर्ष करता हुआ मारा गया। और इससे पहले उसका वीर सेनापति मैसी साहू, ये देखिए मैसी साहू के बारे में, मैसी साहू गढ़वाली यानी बधानगढ़ पर अभियान के समय मारा गया। तो दो वीर सेनापति मैसी साहू और
शिरोमणि जोशी किसके वीर सेनापति थे? तो उद्योतचंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योतचंद ने और क्या किया? राजा उद्योतचंद शिक्षा प्रेमी राजा थे और विद्यानुरागी थे, जिन्होंने विद्वानों को राज की संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा उनके काम, उद्योतचंद ने बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। बालेश्वर चंपावत में हमने बहुत पहले पढ़ा था कि बालेश्वर मंदिर को बनाने का काम उद्यानचंद ने करवाया था और वो जगन्नाथ मिस्त्री से करवाया था। जगन्नाथ मिस्त्री ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, उसका एक हाथ काट दिया गया। तब जाके जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से एक हथिया नौला बनाया। फिर उद्योतचंद, उद्यानचंद और उद्योतचंद। अब उद्योतचंद ने बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उद्योतचंदेश्वर, सुकेश्वर, पार्वतीश्वर, सोमेश्वर महादेव, त्रिपुरा देवी, अल्मोड़ा में विष्णु मंदिर का निर्माण, इसमें कई मंदिर बना रखे हैं। ये सब उद्योतचंद के मंदिर हैं, उद्योतचंदेश्वर, शुक्रेश्वर। और एक अच्छा सा क्वेश्चन और पूछा गया है इससे, उद्योतचंद ने मराठा साहू महाराज, साहू जी महाराज हम कहते हैं कि राजकवि मतीराम को 1 हाथी और 10,000 रुपये, ये प्रश्न पूछ दिया है। किस चंद राजा ने मराठा साहू मतीराम के मराठा राजा साहू महाराज के राजकवि मतीराम को 1 हाथी और 10,000 रुपये देकर सम्मानित किया था? तो उद्योतचंद ने। और मतीराम का आना इसलिए हुआ था क्योंकि इस समय मेदिनी शाह के बाद गढ़वाल में फतेहपति शाह का युग शुरू हो गया है और फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहते हैं और उसके दरबार में नवरत्न रहते हैं और विदेशी विद्वानों का आगमन भी वहाँ पर हुआ था। उसी में मराठा क्षेत्र से एक व्यक्ति यानी मतीराम, राजकवि मतीराम वहाँ पर आए थे। इसके अलावा भूषण भी वहाँ पर आए थे। तो मतीराम का जब आगमन हुआ था तो वो कुमाऊँ की सीमा पर भी जब आए होंगे या कुमाऊँ में जब आए होंगे तो उनको सम्मानित किया गया होगा, नॉर्मल बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती चंद कहते हैं कि उद्योतचंद भारती चंद के बाद यही एक राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण कर वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी डोटी की अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। इससे पहले भारती चंद्र वो राजा था जिसने डोटी राज्य के साथ 12 वर्ष युद्ध लड़ा था और अंततः उसे हरा दिया था और कर देना से इनकार कर दिया था और उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो कह रहा है कि भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा कौन था जिसने डोटी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था? तो उद्योतचंद होगा। चलिए और प्रश्न है यहाँ पर उद्योतचंद से। उद्योतचंद, इस सैनिक अभियान में उद्योतचंद का प्रसिद्ध सेनापति हिरुदेवबा यानी डोटी राज्य के साथ संघर्ष करते हुए हिरुदेवबा मारा गया था। अतः उसके वंशजों को राजा द्वारा 8 गांव रौत यानी बहादुरी पुरस्कार के रूप में दिए गए थे। हिरुदेवबा, फिर से प्रश्न, हिरुदेवबा भी लिखा है कहीं पर। तो आपको पता चल गया कि मैसी साहू, हिरुदेवबा, शिरोमणि जोशी एक किसके वीर सेनापति हैं? तो उद्योतचंद के। तो हिरुदेवबा भी किस युद्ध में मारा गया? तो अजमेरगढ़ अभियान में यानी डोटी राज्य के खिलाफ अभियान में, और उसी में शिरोमणि जोशी भी मारा गया था, जबकि मैसी साहू गढ़वाल पर आक्रमण के समय। अच्छा चलिए और प्रश्न है इसमें। उद्योतचंद से संबंधित बरम ताम्रपत्र कहाँ है पूछता है? तो पिथौरागढ़ के मुआनी में से जानकारी मिलती है कि उद्योतचंद की धाई माता को राजवैद्य बरमदेव जोशी ने ठीक कर दिया था। अतः जिस कारण बरमदेव को जागीर प्रदान की, मतलब बरमदेव उसके दरबार में रहने वाले एक राजवैद्य हैं, उनको जागीर प्रदान की थी उद्योतचंद ने। क्यों? क्योंकि उद्योतचंद की धाई माता को राजवैद्य वीर बरमदेव जोशी द्वारा ठीक किया गया था। तो प्रश्न किसी रूप में घुमाए अगर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बरम ताम्रपत्र किससे संबंधित है? उद्योतचंद से संबंधित। क्या है इसमें उल्लेख? कि उसकी धाई माता को मतलब चिकित्सा के द्वारा सही करने का उल्लेख है, बरमदेव जोशी, जिसके बदले में उसको जागीर दी गई थी। चलिए 1698 में अपने हाथों राजपाट अपने पुत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया गया, यानी 1698 में उसने अपने बेटे ज्ञानचंद को राजा बना दिया और ज्ञानचंद चंद्रवंश का राजा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा ज्ञानचंद 1698 से लेकर 1708 तक। मुगल शासक औरंगजेब का समकालीन, चूंकि 1708 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, लगभग 1707 में ही हो गई थी बल्कि, तो उसके बाद ज्ञानचंद यहाँ राजा बन गया, तो इसलिए औरंगजेब का समकालीन लिखा हुआ है, वरना औरंगजेब से पहले भी ये राजा था। ज्ञानचंद का संपूर्ण समय डोटी और गढ़वाल राज्य के संघर्ष में बीता, क्योंकि डोटी और गढ़वाल से पहले से संघर्ष चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाया उसने। 1699 में बधानगढ़ को अपने अधिकार में लिया और इस दौरान नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में प्रतिष्ठापित। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि वह चंद राजा जो
गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया था, अल्मोड़ा में स्थापित किया था, तो वो था बाज बहादुर चंद, मेदिनी शाह पर विजय के परिणाम स्वरूप। ये दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है कि ज्ञानचंद वो पहला राजा था जब जिसने नंदा देवी की एक स्वर्ण प्रतिमा की बात हो रही है प्राप्त हुई थी, जिसे अल्मोड़ा के नंदा देवी, पहले से अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर स्थापित कर रखा था, उसमें प्रतिष्ठित अगर गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कौन लाया पूछेगा तो प्रश्न अलग होगा। नंदा देवी की मूर्ति को सबसे पहले उठाकर कौन लाया तो बाज बहादुर चंद, और नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कौन लाया तो ज्ञानचंद। क्वेश्चनों में छोटा मोटा अंतर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या काम किया उसने 1707 में, इस समय गढ़वाल का राजा ना फतेहपति शाह है, 1707 में दुधौली, 1703 में दुधौली के युद्ध में ज्ञानचंद ने गढ़वाल शासक फतेहपति शाह के विरुद्ध भीषण आक्रमण किया था। फलतः गढ़वाली राजा श्रीनगर की ओर पलायन कर गया था। मतलब ज्ञानचंद के समकालीन गढ़वाल का राजा कौन है तो फतेहपति शाह, ये प्रश्न है। और दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ है अगर पूछे तो ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ था, फतेहपति शाह। तो ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ज्ञानचंद ने भी वहां पर आक्रमण किया था और इससे पहले उद्योगचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया था। मतलब लगातार गढ़वाल से संघर्ष चल रहा था। तो फलतः इस समय फतेहपति शाह को पलायन करना पड़ा था। अच्छा, ज्ञानचंद ने और क्या किया, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनाया। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया तो ज्ञानचंद ने। और शोर पिथौरागढ़ तथा सीरा क्षेत्र यानी डीडी हाट में अनेक मंदिर बनाए जिन्हें देवल अथवा द्योल कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो देवल के नाम से फेमस है या द्योल कहा जाता है जिन्हें। ये सब ज्ञानचंद के समय पर है। तो अच्छा सा प्रश्न मिला। कत्यूर घाटी में बैजनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर बनाने वाला ज्ञानचंद था। और शोर और शीरा में उसने अनेक मंदिर बनाए जिन्हें देवल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानचंद ने श्रीनगर पर आक्रमण किया, उसे लूटा और श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये भी कहा जाता है कि उसने ज्ञानचंद को एक ब्राह्मण को, ज्ञानचंद ने श्रीनगर को लूटकर एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। और इस लूट का कुछ अंश उसे मुगल दरबार भी भेजना पड़ा था। उसने उस अंश मुगल दरबार भी भिजवाया था। अच्छा, और प्रश्न है 1704 में डोटी पर अधिकार हेतु एक सेना भेजी। डोटी वही जिसको लेकर काफी संघर्ष चल रहा था, जिसे डोटी के भाबर क्षेत्र को उजाड़ दिया, लेकिन चंद सेना मलेरिया का शिकार हो गई। ये प्रश्न भी पूछा अलग से, किस चंद राजा के समय डोटी अभियान के समय चंद सेना मलेरिया का शिकार हो गई थी? अगर आएगा तो होगा आंसर ज्ञानचंद, और तो इसलिए विजय अभियान स्थगित करना पड़ा। तो अच्छे से प्रश्न मिले। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनाने का काम, और डोटी अभियान के समय मलेरिया का शिकार हुई सेना, तो डोटी अभियान को स्थगित करना पड़ा। तीसरा, गढ़वाल आक्रमण के दौरान वहां से नंदा देवी की सोने की प्रतिमा को अल्मोड़ा में के नंदा देवी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया। चौथा, दुधौली का युद्ध 1703 फतेहपति शाह के खिलाफ। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मिले ज्ञानचंद से। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। जगतचंद। जगतचंद मुगल शासक बाज बहादुर, अब मुगलों की का पतन चल रहा था। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन था। यानी मुगल सत्ता कमजोर है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम मुअज्जम कहते हैं, वो नाम गद्दी पर बैठ चुका है। और 1712 से लेकर 1707 से लेकर 1712 तक वो राजा बना है। और फिर 1712 से 13 में जहांदार शाह, और 13 से लेकर 19 तक फारूक शेर, और फिर 19 से लेकर 48 तक मोहम्मद शाह रंगीला का शासन रहा है। लेकिन हमें चूंकि 1720 तक देखना है बस। तो लेकिन जगतचंद के काल को चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल, अच्छा सा प्रश्न है भी, चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल किसे कहते हैं तो जगतचंद के काल। कहते हैं कि उसके समय चंद राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। तराई भाबर से लगभग 9 लाख रुपए की आय हो रही थी। तो चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल जगतचंद का काल, और संपूर्ण तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय हो रही थी। इसलिए जगतचंद के काल को चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वर्णकाल मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, बाहरी आक्रमण कम हो रहे थे, और बल्कि उसी ने बहुत आक्रमण किए थे गढ़वाल में। कैसे? अपने राज्याभिषेक के पहले ही वर्ष लोहावगढ़ या लोहबागढ़ तथा बधानगढ़ पर चढ़ाई की थी, और श्रीनगर के समीप फतेहपति शाह के युद्ध के परिणाम स्वरूप श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा है कि उद्योगचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद, इन सब ने गढ़वाल पर आक्रमण किया है। मतलब फतेहपति शाह वो परमार शासक है जिसके समय सबसे ज्यादा चंद आक्रमण हो रखे हैं।
लगभग 3 चंदों ने फतेहपति शाह को पराजित किया था। अच्छा, और भी प्रमाण है, खासकर गढ़वाल संघर्ष के दौरान जगत चंद के बरम ताम्र पत्र से बधानगढ़ की चढ़ाई के समय वीरेश्वर जोशी के द्वारा जासूसी का उल्लेख मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही जगत चंद को सफलता प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि जगत चंद गढ़वाल अभियान में तब सफल रहा जब वीरेश्वर जोशी ने अपनी जासूसी की थी, और जासूसी के परिणाम स्वरूप वो इस अभियान को सफल करने में सफल रहा था। यह अभियान किसकी वजह से? वीरेश्वर जोशी की वजह से। तो ये प्रश्न पूछा है कि वीरेश्वर जोशी या वीरणेश्वर जोशी नामक गुप्तचर किसके दरबार में रहता था? तो जगत चंद के दरबार में रहता था। इसका प्रमाण क्या है? तो बरम ताम्रपत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, जगत चंद के समय फतेहपति शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया था और बैजनाथ के समीप गरशार गांव बद्रीनाथ मंदिर को दान कर दिया था, यह भी कहा जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि जगत चंद की हर बार फतेहपति शाह के खिलाफ जीत हुई थी, तो जगत चंद की हार भी हुई होगी। तो फतेहपति शाह ने जगत चंद के समय ही कत्यूर घाटी पर कब्जा कर लिया था और बैजनाथ के समीप एक गांव बद्रीनाथ मंदिर को दान दे दिया था। बाद के कालों में इस गांव के लोग बद्रीनाथ मंदिर को अपना राजस्व भेजा करते थे। तो ये भी अच्छा प्रश्न था जगत चंद से संबंधित। और प्रश्न है, जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। ये प्रश्न जनता कई बार पूछ दिया यहाँ उत्तराखंड के एग्जाम में कि पहला मतलब ऐसा चंद राजा जिसने जुआरी पर कर लगाया था, जगत चंद। और एक प्रश्न और बना है, 1720 में चेचक के कारण जगत चंद की मृत्यु के बाद चंदों का अवनति काल शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे चंदों का पतन शुरू हो जाएगा। और जगत चंद की मृत्यु किसके कारण हुई? तो चेचक के कारण। ये था जगत चंद यानी चंद वंश का स्वर्ण काल। अब इसके काल के बाद के काल को, इसके वंशजों के काल को पतन काल कहने लगे। देवी चंद 1720 से 26। देवी चंद मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का समकालीन है। चूंकि 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठ गया था, तो उसके समकालीन ही है। और देवीचंद खुद योग्य नहीं था, अपने चाटुकार पंडितों की सलाह से कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखता था। कौन चंद राजा कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखता था? तो देवीचंद। सलाहकार ऐसे थे इसके। अतः संपूर्ण खजाना दान दक्षिणा में लुटा दिया था उसने, देवीचंद ने। इसलिए इतिहासकार एटकिंसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स और रुद्रदत्त पंत ने देवीचंद को चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत में एमबीटी यानी मोहम्मद तुगलक को पागल सुल्तान, स्वप्नशील सुल्तान कहा गया है, वही हमारे वहाँ देवीचंद को कहा जाता है। किसने कहा है? एटकिंसन और रुद्रदत्त पंत ने कहा है, ध्यान रखना। इस टाइप के कामों में क्या किया उसने ऐसा? कहते हैं उसने एक अफगान सेनापति को अपना मुख्य सेनापति बना दिया। अफगानी सेनापति दाऊद खां था उसका नाम, की सहायता से उसने मुगल बादशाह से टक्कर लेने की योजना बनाई, यानी मोहम्मद शाह रंगीला से। और बाद में जब सेना लेकर आगे बढ़ा तो योजना में विफल हो जाने पर प्राणों की रक्षा हेतु ठाकुर द्वारा पलायन करना पड़ा। ठाकुर द्वारा का दुर्ग हुआ करता था और उसमें उसे कुछ समय तक छिपे रहना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो दाऊद खां नामक अफगान सेनापति किस चंद राजा का था? तो देवीचंद का। देवीचंद को चंद वंश का एमबीटी किसने कहा? तो एटकिंसन और रुद्रदत्त पंत ने। कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह कौन सा चंद राजा रखता था? तो देवीचंद। और टाइम पीरियड मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है। देवीचंद की मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ? ऐसे कंडीशन में जब राज्य में न पैसा रहा और न ही सत्ता शक्तिशाली रही, तो देवीचंद की मृत्यु के बाद क्या होने लगा? अजीत चंद राज्य की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन दरबारी मंत्रियों के षड्यंत्रों के कारण कठपुतली बन गया राजा। कौन थे वो? पूरनमल तथा उसके पिता मानिक चंद गैंडागर्दी। मतलब देवीचंद के बाद जब अजीत चंद राजा बना तो सत्ता पर कब्जा किसका हो गया? पूरनमल का और माणिक चंद का। ये दोनों पिता पुत्र हैं। कुमाऊं के इतिहास में राजा अजीत चंद का शासन गैंडागर्दी शासन के नाम से प्रसिद्ध है, मुख्यात शासन कहते हैं इसको, है ना। तो किसका गैंडागर्दी शासन किसका है? पूरनमल और मानिक चंद गैंडा का। ये दोनों पिता पुत्र थे। सत्ता पर इनका कब्जा हो गया और इन लोगों ने राजा अजीत चंद की हत्या करवा दी। 1721 में पूरनमल तथा मानिक चंद ने राजा अजीत चंद की हत्या करवा दी। उसके बाद मेहरा और फरत्याल जो कि चारालों में शामिल थे, ये एक्टिव हो गए। इन्होंने उद्योग चंद के पुत्र कल्याण चंद को राजा बना दिया। उद्योग चंद के पुत्र कल्याण चंद को राजा बनाया है। तो इसके बाद कल्याण चंद पंचम का जिक्र है। इस जो कल्याण चंद पंचम लिखा है हमने, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे कल्याण चंद चतुर्थ भी लिखा है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने बालो कल्याण चंद को कल्याण चंद चतुर्थ माना है, तो वो कल्याण चंद पंचम मानते हैं इसको, और हमने भी यही माना है। अधिकांश लोग इसे कल्याण चंद चतुर्थ मानते हैं। तो ध्यान रखना 1729 से लेकर 47 तक
कल्याण चंद का राजकवि कौन था? तो शिव था। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल्याण चंद का राजकवि कौन था? तो शिव था, जिसने कल्याण चंद्रोदय नामक पुस्तक लिखी है। ये ध्यान रखना है, ये किसकी पुस्तक है? कल्याण चंद्रोदय, तो शिव की। और शिव किसका राजकवि था? कल्याण चंद पंचम का। अच्छा, कल्याण चंद ने मुगल बादशाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने हेतु जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। ये प्रश्न भी पूछा है, किस चंद राजा ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था? तो वह है कल्याण चंद पंचम। अच्छा, कल्याण चंद को काशीपुर के मुगल वजीर कमरुद्दीन द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गॉड ऑफ ऑनर कल्याण चंद को किसने दिया था? तो काशीपुर के मुगल वजीर कमरुद्दीन द्वारा। अच्छा, कल्याण चंद ने पूरनमल और मानिक चंद, जो कि दो पिता पुत्र थे, उनकी हत्या करवा दी थी और कठोर दमन की नीति अपना ली। जो जितने भी निर्दोष व्यक्ति थे उनको, मतलब जो मानगेंडा यानी मानिक चंद और कल्याण चंद जिनको मरवा दिया था, और उन्हीं का बदला लेने के लिए कल्याण चंद ने मानिक चंद और पूरनमल की हत्या करवा दी। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अराजकता का माहौल अभी भी व्याप्त है। राजा इनके सगे संबंधी को मरवाना चाहता है और ये लोग ज़्यादा एक्टिव होकर अपने प्रशासन प्रशासन को मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा अराजकता की स्थिति हो गई कुमाऊं में, तो यहाँ पर रोहेला शासक रोहेलों ने आक्रमण कर दिया। जब कुमाऊं में कल्याण चंद पंचम के समय अराजकता का माहौल था, तो रोहेला शासक अली मोहम्मद खान ने 1743-44 में अपने 3 प्रमुख सरदारों हाफिज रहमत खां, पायदा खां और बख्शी सरदार खां को 10,000 सैनिकों के साथ कुमाऊं पर आक्रमण के लिए भेज दिया था। रोहिला आक्रमण, चूंकि रोहिला आक्रमण बार बार होते रहे हैं, तो कल्याण चंद्र पंचम के समय कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण 1743-44 में हुआ है, ध्यान रखना आपने। और रोहेलों ने संपूर्ण कुमाऊं को लूट डाला। इस समय रोहेलों ने मतलब न केवल तराई भाबर बल्कि भीमताल रामगढ़ को उजाड़कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और भयंकर लूटपाट कर अनेक मंदिर को उजाड़ दिया। ऐसे में कल्याण चंद पंचम जिसे हम कह रहे हैं, या जो चंद राजा कल्याण चंद है, वो पलायन कर गया यहाँ से। रोहिला आक्रमण से बचने हेतु गढ़वाल की ओर चला गया और 7 माह तक रोहिला कुमाऊं में रहे। अंततः गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह की मदद से संधि होगी। बाद में गढ़वाल के राजा से मदद मांगनी पड़ी प्रदीप शाह से, और फिर बाराखेरी जो कि भीमताल से लगा हुआ एरिया था कुमाऊं का, को अपनी सैनिक छावनी बनाकर वापस लौट गए। मतलब प्रदीप शाह की मदद करने के परिणाम स्वरूप संघर्ष हुआ रोहेलाओं से 1743-44 में, और प्रदीप शाह की मदद के परिणाम स्वरूप अंततः संधि हो गई और जो रोहेलों की मांग थी वो भी पूरी हो गई। प्रदीप शाह ने, कहते हैं, रोहेलों को 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाना भी दिया और कल्याण चंद को फिर से अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन बाराखेरी तक अभी भी रोहेलों का एकाधिकार है। और आगे चलकर जो कि कल्याण चंद पंचम का वीर सेनापति सलाहकार था शिवदत्त जोशी, उसको नज़रबंद कर दिया था रोहेलों ने। और बाद में वो जब छूट गया तो 1745 में शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में रोहेलों को बाराखेरी से बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई। बाद में शिवदत्त जोशी, जो कि कल्याण चंद पंचम का सलाहकार था, वो छूट गया था और उसने बाराखेरी से इन रोहेलों को यहाँ से उखाड़ फेंका, बाहर कर दिया। अच्छा, कल्याण चंद पंचम के समय 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ पॉइंट है। लखनऊ संग्रहालय से प्राप्त एक ताम्रपत्र से उल्लेख मिलता है कि कल्याण चंद को डोटी से कुमाऊं में लाकर, कुछ लोग कहते हैं कल्याण चंद को डोटी से कुमाऊं में लाकर बैठाया गया था जबरदस्ती, क्योंकि कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा था इस वजह से। तो ये सब कहावतें हैं इन राजाओं के बारे में। चलिए इसी कड़ी में आगे चले गए हम लोग। कल्याण चंद के बाद दीपचंद। तो कल्याण चंद के बाद उसका पुत्र दीपचंद शिवदत्त जोशी के संरक्षण में, ये देखिए शिवदत्त जोशी गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दीपचंद अभी नाबालिग है और सारी जिम्मेदारी शिवदत्त जोशी के हाथ में है। इसीलिए दीपचंद को गूंगा, कुमाऊं का गूंगा राजा कहा जाता है, ध्यान रखना। एक तो नाबालिग था, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था शासन प्रशासन का, सारी जिम्मेदारी शिवदत्त जोशी संभाला करते थे। ये शिवदत्त जोशी वही हैं जो कल्याण चंद पंचम के वीर सेनापति और सलाहकार थे, और ये वही हैं जो हर्षदेव जोशी के पिता हैं, यानी कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है जिन्हें हर्षदेव जोशी को। तो शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। बैरम खां अकबर के सलाहकार थे। जो काम बैरम खां ने अकबर को शासन सत्ता पर स्थापित करने में किया, वही काम शिवदत्त जोशी ने किया है यहाँ पर उत्तराखंड में। इस वजह से शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है, ध्यान रखना। और नित्यानंद मिश्र इतिहासकार द्वारा शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का शिवाजी भी कहा गया है, मतलब उन्हें कुमाऊं का शिवाजी भी कहा गया है। दीपचंद के समय संपूर्ण शक्ति शिवदत्त जोशी के हाथों में थी, जिससे जागेश्वर मंदिर को 8 गांव की जागीर दे दी थी।
मतलब दीपचंद तो खाली नाम का राजा था, बल्कि शिवदत्त जोशी ने अपने हाथों में सत्ता ले ली थी और जागेश्वर मंदिर को 8 गांव प्रदान किए थे। और यही कहानी दीपचंद के समय चलती रही। और फिर क्या हुआ, शिवदत्त जोशी ने जयकृष्ण जोशी को अल्मोड़ा तथा हरिराम को काशीपुर का राजकीय प्रतिनिधि बना दिया। मतलब अपने सगे संबंधियों को ना शिवदत्त जोशी ने ऊंचे ऊंचे पद दे दिए। अल्मोड़ा में जयकृष्ण जोशी को बैठा दिया और हरिराम को काशीपुर में बैठा दिया। बाद में हरिराम असंतुष्ट हो गया, नाराज हो गया, तो उसने काशीपुर की जिम्मेदारी बाजपुर के ब्राह्मण शिरोमणि दास को सौंप दी। मतलब नाराज होकर उसने अपनी जागीर छोड़ दी और बाजपुर के ब्राह्मण शिरोमणि दास को सौंप दी। तो ऐसा लग रहा है कि दरबार में राजा की नहीं चलती बल्कि शिवदत्त जोशी की चलती है। लेकिन एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध चल रहा है 1761 में, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के आवेदन पर 4000 कुमाऊनी सैनिकों ने हरिराम और बीरबल नेगी के नेतृत्व में भाग लिया था। पूछा है कि किस चंद राजा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगलों की तरफ से भाग लिया था। अगर एहसास आता है तो प्रश्न होगा कि हरिराम और बीरबल नेगी के नेतृत्व में यहाँ के चंद राजा दीपचंद ने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की मदद के लिए एक सेना भेजी थी, जो कि शाह आलम सेकंड अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा था, ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन 1764 में शिवदत्त जोशी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुमाऊं में फिर से अराजकता और अशांति फैल गई। दीपचंद ने कहते हैं कि अपनी मूर्ति जागेश्वर के मंदिर में स्थापित की थी। कौन सा चंद राजा जिसने जागेश्वर के मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित की थी? तो दीपचंद है। लेकिन अपने बाद के कालों में ना दीपचंद की सत्ता कमजोर होने लगी। क्यों? 1777 में मोहनचंद ने दीपचंद को शीरा के दुर्ग में बंदी बना लिया और उसके 2 पुत्रों को सेराकोट के कुख्यात कारागार में डाल दिया। यानी आगे के कालों में जब शिवदत्त जोशी की मृत्यु होगी 1764 में, तो सारी शक्ति मोहनचंद जो कि मुख्य सेनापति था उसके हाथ में आ गई। तो मोहनचंद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और शीरा के दुर्ग में बंदी बना लिया। मोहनचंद राजा बन गया अंततः। तो मोहनचंद जो कि मोहन गुसाई के नाम से फेमस था कौन? मोहन गुसाई कहते थे इसको। ये बाज बहादुर चंद की संतान हरि सिंह गुसाई के पुत्र थे। मतलब चंद ही थे, ऐसा नहीं था। और शिवदत्त जोशी की मृत्यु के बाद मोहन गुसाई ने सिमलिखा की जागीर का उपयोग करते हुए दीपचंद के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मतलब अगर ये पूछे कि दीपचंद के समय मोहन गुसाई कहाँ का जागीरदार था, तो सिमलिखा का जागीर था अल्मोड़ा में, ध्यान रखना। मोहन गुसाई ने विशौली के नवाब बूंदी खां, रोहिलों और कुमाऊनी सेना की सहायता से दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था, सत्ता पर कब्जा चाहता था, और उन्हें शीरा के दुर्ग में डाल दिया था। और जोशी बंधु का, जो कि शिवदत्त जोशी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, हर्षदेव जोशी और जयानंद जोशी। जोशी बंधु का दमन कर दिया गया, शासन सत्ता हस्तगत कर लिया और मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ गया। तो ये मोहनचंद का शुरुआती कार्यकाल है। अच्छा, फिर मोहनचंद द्वारा कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार की गई। ये भी प्रश्न पूछा है एक बार कि किस चंद राजा ने कुमाऊं में नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी? तो मोहनचंद ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे यहाँ की जनता काफ़ी नाराज थी और हर्षदेव जोशी, जयानंद जोशी यानी जोशी बंधु के नाम से जो फेमस है, अन्य लोगों ने गुप्त रूप से पत्र भेजकर गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के हेतु आमंत्रित कर दिया था। तो अब जब अत्याचार होने लगे मोहनचंद से, तो गढ़वाल के राजा ललित शाह ने मदद की। और ललित शाह ने जब मदद की तो सेना भेज दी। ललित शाह ने अपने सेनापति प्रेमपति खंडूरी को नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और युद्ध होगा। अब 1779 में युद्ध हुआ है, बग्वाली पोखर का युद्ध। प्रश्न पूछेगा बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ? तो 1779 में। तो इसमें कौन लड़ा था? इसमें गढ़वाल का राजा ललित शाह का सेनापति प्रेमपति खंडूरी लड़ रहा था, या फिर ललित शाह खुद लड़ रहे थे। उनका पुत्र प्रद्युम्न शाह भी था इसमें, प्रद्युम्न शाह। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह से गुप्त संधि कर ली थी। कहते हैं कि अगर मोहनचंद हार गया, गढ़वाल पर उनकी सत्ता स्थापित होगी, तो वो ललित शाह के पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा का राजा बना देंगे। और हुआ भी ऐसा। बग्वाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद की हार हो गई और रामपुर के नवाब फैजुल्ला की शरण में चला गया मोहनचंद। और कुमाऊं पर हर्षदेव जोशी यानी जोशी बंधु हर्षदेव जोशी और फिर ललित शाह का अधिकार स्थापित हो गया। और ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया और 1700 तक राज किया उसने। ये तो गढ़वाल का राजा यानी परमार राजा ललित शाह का पुत्र प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठाया हर्षदेव जोशी ने, और मोहनचंद को यहाँ से विस्थापित कर हटाकर। ये बग्वाली पोखर के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ 1779। अच्छा, लेकिन हुआ क्या आगे चलकर?
1786 में निर्वासित राजा मोहनचंद कुमाऊं की गद्दी प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि उसका राज्य था वो। 1786 में उसने पुनः अपनी गद्दी प्राप्त कर ली। और लेकिन 1728 में हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद की हत्या कर शिवचंद को गद्दी पर बैठा दिया। आगे के कालों में मोहनचंद की हत्या हो गई और शिवचंद को हर्षदेव जोशी ने गद्दी पर बैठा दिया, इसलिए उसे शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाने लगा। मतलब हर्षदेव जोशी द्वारा जबरदस्ती गद्दी पर बैठाया गया राजा। और यही क्रम आगे चलता रहा। 1728 में अंतिम चंद शासक महेंद्रचंद गद्दी, बाद में अंतिम चंद शासक महेंद्रचंद गद्दी पर बैठ गए और उन्हें 1790 तक शासन किया। और 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखा राज स्थापित हो गया। चंद राजवंश चल रहा है, 1790 तक पहुंच गए हम। कहते हैं कि हर्षदेव जोशी ने गोरखा राजा रण बहादुर शाह, नेपाल के राजा रण बहादुर शाह से गुप्त पत्रों से जानकारी मिलती है कि हाँ उसने क्या किया, क्योंकि जब हर्षदेव पर अस्तित्व का संकट छाने लगा तो उन्होंने नेपाल के राजा रण बहादुर शाह से गुप्त पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो इसलिए नेपाल की सेना यानी गोरखाओं की सेना ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया और अल्मोड़ा पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसलिए हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य और अर्ल वॉरविक, ये शब्द का, ये अर्ल वॉरविक तो अंग्रेजों ने कहा रखा है। और चाणक्य, जो काम चाणक्य ने किया वो नहीं किया, बल्कि हर्षदेव जोशी का उद्देश्य था कि कुमाऊं में शांति स्थापित करना, लेकिन गलती से ही सही उन्होंने यहाँ पर गोरखाओं को आमंत्रित कर ही दिया। इस वजह से नकारात्मक संदर्भ में उन्हें कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं। कुल मिला के 1790 में के बाद महेंद्रचंद, जो अंतिम चंद राजा है, महेंद्रचंद ने अपने भाई को अवध के नवाब के पास भेजा, अतः नवाब ने राजा के गुजारे के लिए 16 गांव असली और 7 गांव दाखिली जागीर के रूप में दे दिया, और जिससे लगभग उनकी इनकम यानी 16,000 की इनकम हो जाया करती थी। और महेंद्रचंद, बाद में महेंद्र, जो अंतिम चंद राजा महेंद्रचंद, उसकी मृत्यु हो गई और जागीर उसके लाल सिंह के पास आ गई। उसके चाचा हैं लाल सिंह, मतलब मोहन चंद का भाई है लाल सिंह। कुल मिला के अंतिम चंद राजा महेंद्रचंद था। उसकी मृत्यु के बाद सारी सत्ता लाल सिंह के पास आ गई, लेकिन महेंद्रचंद की रानी से मतभेद हो जाने पर चंद वंश, बाद में चंद साम्राज्य 2 परिवारों में बढ़ गया, ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाल सिंह और जो मोहन चंद था या महेंद्र चंद था, उसकी पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे। इस वजह से चंद परिवार 2 भागों में बढ़ गया था। एक तो अल्मोड़ा परिवार में रहने लगे, जो बड़े भाई अर्थात मोहन चंद का परिवार था, और काशीपुर परिवार में छोटे भाई लाल सिंह का परिवार रहता था। और फिर इसी अल्मोड़ा कुटुंब में महेंद्र चंद के बाद ये लोग राजा बने, प्रताप चंद, नंदन सिंह, भीम सिंह, राजेंद्र सिंह, आनंद सिंह और नंदा देवी। ये लोग नंदा देवी की पूजा करते, असली में नंदा देवी की पूजा करने का हक इनको है, जो अल्मोड़ा कुटुंब के चंद हैं। और जो काशीपुर के चंद थे, उसमें लाल सिंह के बाद गुमान सिंह, इनके दरबार में गुमानी पंथ रहते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुमान सिंह के दरबार में, काशीपुर परिवार में। दूसरा शिवराज सिंह, इन्होंने अल्मोड़ा में शिवराज संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी और 1857 के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और फिर हरिराज सिंह, उदयराज सिंह और आनंद सिंह इस काशीपुर परिवार में। ये था चंदों का इतिहास। यानी आज का जो हमारा टॉपिक था, उद्योग चंद से लेकर अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद तक का था। इतने सारे वीडियोज में हमने चंद वंश का संपूर्ण इतिहास आपके सामने रखा है। एक और वीडियो हमारे आपके सामने रहेगा, वो चंद वंश का प्रशासन रहेगा, जिसमें विगत कई एग्जाम्स जो उत्तराखंड में हुए हैं उनमें चंद वंश के प्रशासन से क्वेश्चन पूछे हैं। चंदों की कर नीतियां, उनकी न्याय प्रणाली, उसको आधार बनाएंगे हम लोग, और चंद वंश का प्रशासन करके एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रहेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।